हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो आपके हिंदी साहित्य पर आधारित है। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं और एग्जाम में मिलने वाले लगभग जितने भी प्रश्न आपके होंगे यहीं से देखने को मिल जाएंगे। याद रखिए, हमने आपको बताया कि 150 प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के यहाँ पर लिया है। एक पार्ट आपका इस पिछले वाला है और एक पार्ट जो आपका आएगा उसमें से कुल मिला के तीनों पार्ट में 150 प्रश्न कवर करा देंगे। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य में आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर लेट में जुड़ते हैं उनको बता दें कि एक बार फिर से वीडियो को देख लिया करिए, क्योंकि बीच में आते हो कोई मतलब आपका निकलता नहीं है। ठीक है, और ये क्लास जो आपकी होती है डेली आपके यहाँ पर होती है 8:30 बजे होती है। कोई त्यौहार हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, ये क्लास आपकी हमेशा चलती है। ठीक है, चाहे कोई त्यौहार भी हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आपको इस टाइम पर जरूर आना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि सेनापति के ग्रंथ का नाम, सेनापति के ग्रंथ का नाम पूछा है। याद रखिए, इनके दो महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ आपका है कि काव्य कल्पद्रुम, और दूसरा है जो कि आपका दिया गया है बी वाले में, और बी वाला जो दिया है कवित रत्नाकर। ठीक है, ये इनका दूसरा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं सेनापति के ग्रंथ का नाम है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है और देख सकते हैं ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। कह रहा आपसे कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? शिवपूजन शाह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी और माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन में आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हैं आपकी कवि वचन सुधा के संपादक। ठीक है, बी नंबर इज राइट। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई या कानों में कंगन कंगना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। सभी के जवाब आ चुके हैं कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो आपकी उसने कहा था, ये है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा है? भारतेंदु, तो देख सकते हैं कि आपका भारत दुर्दशा भी है और अंधेर नगरी है, तो इसका मतलब आपका सत्य हरिश्चंद्र भी है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? डी वाला आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसका गीत नाट्य है? अंधा युग, और अंधा युग किसका है? अंधा युग किसका है? बिल्कुल सही है, अंधा युग जो आपका है ये आपके धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है अंधा युग। सूरज का सातवां घोड़ा, ये कई आपकी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आधे अधूरे के रचयिता का नाम बताइए। आधे अधूरे के रचयिता का नाम पूछा गया है और राइट आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, मोहन राकेश। याद रखिए, आधे अधूरे के रचयिता का नाम क्या है? मोहन राकेश हैं। 56 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में देखेंगे कि आपका चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। अगर दो है तो इसका मतलब तीसरा भी होगा, जो कि दिया है कि जनमेजय का नागयज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बनेगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो आपके नाटक हैं आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। ऑप्शन में दिया है निर्मला, कर्मभूमि, कफन और आपका रंगभूमि। याद रखिए, इसका जो शुद्ध जवाब होता है वो गोदान होता है। ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका दिया गया है सी वाला कफन, तो कफन में कुछ बहुत कृषक जीवन आपका दिया गया है। अगर ऑप्शन में आपके यहाँ पर होता कौन सा? गोदान। ठीक है, गोदान, तो 100% आपका कौन सा शुद्ध होता है? यहाँ पर गोदान होता। जब भी कभी ऑप्शन में गोदान आए तो गोदान को ही लगाना, कफन को मत लगाना।
बल्कि ऑप्शन में आपका गोदान नहीं है तब आप कफन को लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर बैठे हैं तो आपको एक ना एक क्लिक जरूर करना पड़ेगा। इस कारण से मान लो गोदान नहीं दिया है तो आप कफन को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गोदान है, क्योंकि मेन ही गोदान ही है ना, इस कारण से गोदान होना चाहिए था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कफन कहानी के लेखक कौन है? तो सिंपल सी बात है, उसी की चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर प्रेमचंद। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उदंत मार्तंड। ठीक है, कौन आपका है? उदंत मार्तंड है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक से नहीं जुड़े थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन, यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर याद रखिए जो पत्रिका थी ये 1903 से 1920 के लमसम बीच में आपकी चली हुई थी, ठीक है। और इससे जो आपके जुड़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और इनके सहयोगी थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और आपके श्री नारायण चतुर्वेदी। मतलब कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादन में जो हिस्सा नहीं था वो आपके किसके? तो प्रताप नारायण मिश्र का हिस्सा इसमें से नहीं था, अर्थात ये इससे जुड़े नहीं थे, ठीक है। अदर यहाँ पर आपके जुड़े हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपके महाविशद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि महाविशद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? अभी हमने बताया कब से किया था। यहाँ पर 62 का जवाब क्या बनेगा? बी वाला 1903 से 1920 के बीच संपादन आपका किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य, द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर द्विवेदी युग की बात किया है, और द्विवेदी युग का जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर प्रीप्रवास। याद रखिए कि द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य आपका प्रीप्रवास है, जिसके आपके लेखक आपके कौन हैं? तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपका यह महाकाव्य है प्रीप्रवास। ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा, द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा। तो यहाँ पर जानते हैं कि द्विवेदी युग की काव्य की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? ये आपकी खड़ी बोली। द्विवेदी युग में जो काव्य भाषा है वो आपकी कैसी है? तो आपकी खड़ी बोली, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया? पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया था। ये आपका जो समाचार पत्र है वो आपका कौन सा? राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप, ठीक है। कौन आपका है? तो हिंदी प्रदीप है, यह आपके बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया है? याद रखिएगा कि शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें से जो व्यंग्य का निशाना बनाया है यहाँ पर कवि ने, वो आपके किसको बनाया है? ये बनाया है, राइट आंसर आपका यहाँ पर सही बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए बनेगा, लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। शिव शंभू को चिट्ठे में किसको निशाना बनाया? तो लॉर्ड कर्जन को बनाया गया है। 66 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है? कर्मनाशा की हार, तो याद रखिए कर्मनाशा की हार से एक पॉइंट ये बनता है कि ये है किसकी? ये है किसकी रचना? तो शिव प्रसाद द्वारा आपकी रचित है कर्मनाशा की हार। ये जो आपकी आधारित है, या आपकी आधारित किस पर है? ये एक कहानी है। याद रखिए कर्मनाशा की हार ये क्या है? ये एक कहानी है जो कि आपकी कह सकते हैं शिव प्रसाद द्वारा आपकी लिखी है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही यहाँ पर कौन से बनेंगे? कलम का सिपाही यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अमृत राय, ठीक है। याद रखिए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आपके अमृत राय हैं। और जो लोग यहाँ पर प्रेमचंद दे रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जो कलम का सिपाही है लेखक हैं आपके अमृत राय, लेकिन लिखा किस पर है? किसकी जीवनी पर? तो प्रेमचंद की जीवनी पर लिखा गया है। अमृतलाल कौन है? तो प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय, ठीक है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी को लिखा है। समझ में आ गया ना। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं आपके अमृत राय, और लिखा है किसकी जीवनी पर? तो आपकी प्रेमचंद की जीवनी पर। ये दोनों पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है
कि इनमें से शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है। शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है। यहाँ पर 69 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा। राइट आंसर देख लीजिए, शरत चंद्र की जीवनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, यहाँ पर आवारा मसीहा। ठीक है, कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर शरत चंद्र की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। और याद रखिए, आवारा मसीहा लिखा किसने है। आवारा मसीहा लिखा है आपके विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जो कि किसकी जीवनी पर आधारित है। तो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है। एक प्रश्न में दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आवारा मसीहा लिखा किसने है, आपके विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, किसकी जीवनी पर, तो आपकी किसकी जीवनी पर, तो आपकी शरत चंद्र की जीवनी पर लिखा है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। नीड़, नीड़ माने हमने बताया था आपको घोषणा होता है, नीड़ है ना, नीड़। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। ये जो आपकी आत्मकथा है, ये है आपकी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा। याद रखिए, नीड़ का निर्माण ये आपके हरिवंश राय की है। और कह सकते हैं इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका होता है क्या भूलूं क्या याद करूं, एक होता है नीड़ का निर्माण, और तीसरा होता है बसेरे से दूर, और चौथा होता है 10 द्वार। ये 4 हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से किसे छायावादी महाकाव्य है। यहाँ पर देखिए कौन आपका छायावादी महाकाव्य है, हमने आपको बताया भी है छायावाद का महाकाव्य। चलिए 71 का जवाब देना है, 71 का जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का जवाब बिल्कुल लगभग सही है। यहाँ पर देखो छायावादी महाकाव्य है आपका कामायनी, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपका लिखित है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। अगर आप डेली क्लासें लेते हैं तो 100% यकीन है कि इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। 72 नंबर, 72 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिए, कामायनी जो आपकी है वो आपके 15 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था, यहाँ पर राइट आंसर। तो याद रखिए, कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1936 में। कब किया गया था, 1936 में किया गया था कामायनी का प्रकाशन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साकेत का अर्थ क्या है। साकेत का अर्थ देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि साकेत किसकी रचना है, यहाँ पर ये पूछा गया है साकेत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जबकि साकेत कह सकते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचना की गई है। जो साकेत है, साकेत की रचना किसने की है, तो आपके मैथिली शरण गुप्त ने। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि साकेत का अर्थ क्या है। तो साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, या कह सकते हैं अयोध्या नगरी, या आपके भगवान राम जन्मभूमि। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये साकेत है, तो साकेत में जो सरयू नदी है वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान जो राम थे उन्होंने सरयू पर स्नान किया, वहीं से कह सकते हैं वो स्वर्ग से धार गए थे। और जितने भी नगरवासी थे वो भी सरयू पे स्नान करते हैं और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो साकेत में कह सकते हैं लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण की पत्नी के बारे में। ठीक है, और ढेर सारी मतलब राम से ये कह सकते अयोध्या नगरी से पूरा जुड़ा हुआ यहाँ पर कहानी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। तो साकेत की बात करते हैं, याद रखिएगा कि साकेत में जो सर्ग हैं ये आपके 12 सर्ग हैं। कितने हैं, 12 सर्ग हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। उर्मिला नाम सुना होगा आपने, उर्मिला कौन है, तो आपके लक्ष्मण की पत्नी है ना। तो उर्मिला का विरह वर्णन अर्थात लक्ष्मण से जब विरह हुई थी, है ना, तो वहाँ का वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन है ये आपके किस सर्ग में है। ये सर्ग जो आपका है कौन सा, 76 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, नवम, अर्थात 9वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के विरह का वर्णन किया गया है, जो कि आपके साकेत में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सी रचना का महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
देख लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमेशा प्रश्न आपके बनते हैं, हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपको मिला था आपके महादेवी वर्मा को, ये मिला था ऑप्शन राइट 77। चलिए जवाब दीजिए। चलिए सभी के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, यामा के लिए मिला था। ठीक है, यामा के लिए मिला था 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन नहीं है। प्रगतिवाद का कवि इनमें से कौन नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके प्रगतिवाद के आपके नहीं हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपके हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, कौन आपके, तो केदारनाथ सिंह हैं। ये कह सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था यह आपके बलिया में हुआ था 1934 में, और इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 1983 में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, केदारनाथ को। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अकाल में सारस किस कवि की रचना है। अकाल में सारस, और अकाल में सारस ये किस कवि की रचना है। 79 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। हमने अभी बताया भी ये कि केदारनाथ का जन्म हुआ था 1934 में, बलिया में हुआ था। इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि काशीनाथ सिंह का उपन्यास, काशीनाथ सिंह, देखिए यहाँ पर दिया है काशीनाथ सिंह का उपन्यास, और 80 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर, रेहन का रघु। याद रखिए काशीनाथ सिंह का उपन्यास क्या है, तो रेहन का रघु है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है। यहाँ पर नायिका के बारे में पूछा गया है और नायिका जो आपकी हैं आपका 81 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, वर्षा वशिष्ठ हैं। कौन है आपके, वर्षा वशिष्ठ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे चांद चाहिए। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो रचना है, ये रचयिता हैं वो सुरेंद्र वर्मा है। मुझे चांद चाहिए, इसके जो आपके रचयिता हैं वो सुरेंद्र वर्मा है और नायिका जो आपकी है वो वर्षा वशिष्ठ हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न बनाते हैं, कह रहा आपसे इनमें से कौन सी कृति धूमिल की है। धूमिल, धूमिल की जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी, आपकी कौन सी है, तो संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क तक ये किसकी कृति है, तो आपकी धूमिल की है। तो आपका 82 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, याद रखिएगा हमने यहाँ पर टेलीग्राम पे भेज दिया है सप्तक, तार सप्तक के कवि कौन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और देव जी के ट्रिक सर्च करिए टेलीग्राम में, टेलीग्राम में सर्च करिए देव जी के ट्रिक, वहाँ पर आपको कई PDF भी मिल जाएंगी और जो ज़रूरी आपकी पॉइंट होते हैं वो भी हम आपको दे देते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। याद रखिएगा कि 83 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था ये कब हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पर 84 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1943। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 को हुआ था। ऑप्शन राइट आपका 84 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि इनमें से दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है। दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए 85 नंबर दिया है। कह रहा आपसे भवानी प्रसाद द्विवेदी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता और आपके धनवी भारती। तो यहाँ पर आपके दूसरा या आपके नहीं है कौन, तो आपके जो आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं या आपके तीसरे के हैं, ना कि दूसरे के। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट दिया है कि नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ है। 86 का जवाब क्या बनेगा, 86 का जवाब पूछा है और 86 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। नई कविता का जो प्रारंभ होता है वो कह सकते हैं 1951 के बाद होता है। तो 1951 के बाद अगर देखेंगे तो ऑप्शन के पास जो आपको लगभग मिलेगा वहीं पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी। ठीक है, नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1951 के बाद होता है। तो आपके पास में जो आपका है 1953, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है
कि आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम बताइए। आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम पूछा है। 87 नंबर यहाँ पर पूछा है जवाब। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आत्मजयी की, जवाब हो जाएगा आपका 80 नंबर। ये आपके हैं कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण। देखिए हम एक प्रश्न को 3-3 बार 4-4 बोल रहे हैं ताकि ये आपको याद हो जाए, है ना। फास्ट हम नहीं भाग रहे हैं डेली की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 87 को हो गया ना। अगला दिया गया है कि कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद होगा कि कुंवर नारायण जो संबंधित हैं किस सप्तक से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं आपके तीसरे सप्तक से संबंधित हैं कुंवर नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न आपका है कि काठ की घंटियाँ किस कवि की काव्य कृति हैं। काठ की घंटियाँ, याद रखिए काठ की घंटियाँ, ये जो आपकी है ये है ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बनेगा आपका ए नंबर, ये आपकी सर्वेश्वर दयाल। ठीक है, कौन आपके हैं तो सर्वेश्वर। ऑप्शन राइट आपका 89 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला। यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलते हैं और थोड़े से आपके प्रश्न बनते हैं, 5-6 प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, है ना। तो आपके 1965, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपकी हुई थी वो आपकी 1965 को हुई गई थी, जो कि आपके मलयालम के लिए दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपका 90 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए, आपकी जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो अदर जो आपके दिए हैं 3, तो इनको कब मिला है, तो याद रखिए ये अज्ञे जी को मिला है 1986 में मिला था, अज्ञे जी को 1986 में मिला था। वहीं पर जो आपके दिए हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 मिला था, 1968 मिला था। और वहीं अब बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, इनको मिला था 1972 में, 1972 में मिला था। और अगर बात करें कि 2019 में किसे मिला है, 2019 में मलयालम में मिला है आपके आपके अक्कीतम अच्युतन नमंदुरी। ठीक है, अजीब सा नाम है, बस इतना याद रखना अक्कीतम। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आपके बन सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। परिंदे कहानी के लेखक का नाम पूछा है और यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, ये आपके हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे कहानी के लेखक आप कौन है तो निर्मल वर्मा है। और इस कहानी का प्रकाशन जो हुआ था वो 1956 को हुआ था, 1956 को इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नवगीत अर्धशतकी के संपादक हैं, नवगीत अर्धशतकी के संपादक आपके कौन हैं। यहाँ पर आपका 92 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी, नवगीत अर्धशतकी के संपादक हैं स्वयंभू सिंह। ठीक है, कौन आपके हैं स्वयंभू सिंह है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नाटक जारी है इसमें से किसकी कृति है। देखिए नाटक जारी है, नाटक जारी है ये किसकी कृति है, 93। तो 93 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, लीलाधर जंगुड़ी। लीलाधर जंगुड़ी ये नाटक जारी इनकी कृति है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा है। बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा है। तो याद रखिए बकरी, यहाँ पर नाटक के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार बता दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं बकरी नामक नाटक जो लिखा है ये आपका लिखा है 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। याद रखिए ये नाटक जो प्रकाशित हुआ था ये आपके 1974 को प्रकाशित हुआ था, 1974 को प्रकाशित हुआ था। ये आपका बकरी जो आपका है, देखिए ये जो आपका नाटक है ये आपके चुनाव पर आधारित है और बकरी शब्द दिया गया है जनता का प्रतीक है कि किस प्रकार से जनता को भ्रम में डाला जाता है, नोच लिया जाता है और किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी के दिए हुए वचनों का ये लोग उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित है आपका ये नाटक, याद रहेगा ना। बकरी नाटक किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये नाटक आधारित है आपके चुनावी मुद्दे पर। ठीक है, चुनाव पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है। अतीत के चलचित्र, और अतीत के चलचित्र ये जो आपकी कह सकते हैं कृति लिखा है, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि लिखा किसने है, तो आपके महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये जो आपकी आधारित है अर्थात ये है क्या,
ये है क्या, तो 95 का जवाब आपका ए हो जाएगा। ये आपकी है रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, जो कि महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से महादेवी वर्मा की कृति है, महादेवी वर्मा। तो देखिए दीप शिखा है, पथ के साथी है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ भी जरूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 96 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। चलिए सभी का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है। सब बात, सभी को नंबर मिल रहे हैं आज। यहाँ पर दिया है डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कितने पाकिस्तान के लेखक हैं, कितने पाकिस्तान। भैया पाकिस्तान का नाम जैसे ही सुनते हैं तो सभी के दिमाग में खून खौल जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने पाकिस्तान के जो लेखक हैं ये आपके कौन हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कलमेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर ये पाकिस्तान के लेखक है। 97 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि महाप्रस्थान किस कवि की कृति है, महाप्रस्थान किस कवि की ये कृति है। याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके नरेश मेहता की है। किसकी है, तो नरेश मेहता की है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साये में धूप के रचयिता कवि, साये में धूप के रचयिता के जो कवि हैं वो आपके कौन हैं, साये में धूप। और इसके जो आपके हैं ये आपके हैं दुष्यंत कुमार। ठीक है, कौन आपके, दुष्यंत कुमार हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा दुष्यंत कुमार। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार, पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार जो बनेंगे वो आपके कौन बनेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आपके मंगलेश्वर डबराल, ये आपके पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार हैं। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार लेखक कौन हैं, हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और हमने बता दिया हिंदी साहित्य के आपके 3 पार्ट बनने हैं, 150 प्रश्न थे, 2 पार्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए है ना। लेकिन ये सीरीज जो आपकी वो चलती रहती है ना, लेकिन बीच बीच में जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको भी कवर कराते हैं। तो आपके यहाँ पर 50 प्रश्न आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों के नोट्स बना लीजिएगा वीडियो देख देख कर। और इसके बाद ये 150 प्रश्न आप रट लीजिएगा जबान पर। ठीक है, जब भी टेस्ट पेपर मिलेगा यही प्रश्न आपसे मिलेंगे, एग्जाम में भी आपको यहीं से प्रश्न मिलते हैं। और यकीन है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हिंदी में आप शहंशाह कहलाएंगे अपने आप को। ठीक है, किसी भी टेस्ट पेपर को अगर देख लेंगे तो मात्र 50 प्रश्नों को मात्र आप 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग डेली यहाँ पर रात 8:30 बजे आपकी क्लास चलती है। तो भाई आप लोग अगर टाइम से बाद में आते हो, ठीक है, तो भाई 8:30 बजे आया करिए। और अगर बाद में आते हो तो एक बार फिर से देख लिया करिए, टाइम पास मत करिए किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, या एजुकेशन हो या आपका सर्विस हो या कोई हो, किसी के साथ टाइम पास मत करिए। क्योंकि समय पर अगर आप टाइम पास करेंगे तो समय के अनुसार वो धोखा आपको जरूर दे देगा। समझ में आ गया, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी टाइम पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़िए, 100% आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, और हमारा चैनल है हिंदी में आपको हमेशा आपको ऊपर ही रखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।